नमस्कार, गुड इवनिंग सभी साथियों को। इस बेहतरीन से मोटिवेशन स्पीच के साथ आज की क्लास शुरू की जाती है। ये प्रश्न आज की जो आपको देखने को मिलेंगे ऑनलाइन परीक्षाओं में, उसके अलावा ऑफलाइन परीक्षाओं में सीटेट ने कई बार पूछे हैं, तो सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करिएगा क्योंकि ये बार-बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास के। तो वीडियो में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा। साथ ही शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर चल रही होंगी। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं सीधा। बहुत बढ़िया, आ जाइए सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, ध्यान से पढ़िएगा सारे प्रश्नों को, काफी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति आप बताइएगा कौन सी होगी। जो शब्द हैं उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है वो कौन सी होगी, बताइएगा, कमेंट करिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, चलिए जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लाइक शेयर फटाफट से कर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, चलिए शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है कौन सी होगी, बताइएगा। पहला कह रहा है शब्दों की व्याख्या करना, तो कभी भी शब्दों की व्याख्या नहीं करनी होती है, जानते हैं आप लोग। शब्दों की व्याख्या करना कैसा शब्द है, गलत शब्द है। तो शब्दों की व्याख्या नहीं करनी होती प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। दूसरा कह रहा है शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, यानी टीचर स्वयं सारे काम नहीं करेगा, बल्कि टीचर क्या करता है, केवल एक गाइड का रूप। आज के समय में जो टीचर है वो गाइड कर सकता है, यानी फैसिलिटेटर का रूप में काम करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जवाब होगा। तीसरा कह रहा है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के अवसर देना। क्या है सबसे अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा है बच्चे को ही अनुमान लगाने के लिए कह रहा है टीचर। दूसरी बात आपको दिख रही होगी बच्चे से ही अवसर की बात कर रहा है कि बच्चे को स्वयं अवसर दिया जा रहा है। तो सबसे अच्छा विकल्प सीटेट पेडागोजी के लिए आपको इन शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि एक तो अनुमान लगाने की बात हो, दूसरा अवसर देने की बात हो। ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिल्कुल सही जवाब है सी इसका। बहुत बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि जो सुनना कौशल है उसके बारे में कौन सा कथन उचित नहीं होगा। पहला कह रहा है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। क्या ये बात सही है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। दूसरा कह रहा है सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में मदद करता है। तीसरा कह रहा है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। चौथा कह रहा है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। हमसे पूछा गया है नकारात्मक, क्या कह रहा है, नकारात्मक। तो पहला आपका सही है, दूसरी बात भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन चौथा कह रहा है कि सुनना कौशल जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सारे कौशल एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, सारे कौशल एक दूसरे पर डिपेंड है। तो सारे कौशल महत्वपूर्ण होते हैं, कम महत्वपूर्ण कोई भी कौशल नहीं होता। तो क्या होगा, चौथा जवाब गलत है और आंसर फिर क्या होगा आपका, डी आंसर इसका सिंपल सा हो जाएगा। अगला देखिएगा, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, बताइएगा। लिखने का कौशल जब बच्चे के अंदर विकसित किया जा रहा है तो कौन सा ऐसा पक्ष होगा जो सबसे कम महत्व रखता है। पहला कह रहा है सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, ये सबसे कम महत्वपूर्ण में है, नहीं ये हम कह नहीं सकते। प्रिंट समृद्ध वातावरण। तीसरा कह रहा है अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति के बारे में, या फिर लिखित कार्य पर शिक्षक की टिप्पणी, या फिर प्रतिक्रिया। कौन सा सही होगा इसका। सुंदर लेखन जो लेखन है, लेखन कौशल है, उसमें कौन सा पक्ष सबसे कमजोर है, आपको ये पहचानना था। सबसे कमजोर, तो बिल्कुल सही जवाब है प्रिंट समृद्ध वातावरण। जो बात कह रहा है बी ऑप्शन, ये सबसे कमजोर होगा। सुंदर लेखन का अभ्यास अच्छी बात है, कह सकते हैं। अनुभवों की बात कर रहा है, अच्छी बात है। और जो बच्चा लिखेगा उस पर टीचर अपनी प्रतिक्रिया देगा, बिल्कुल देगा, उसमें कोई कहने वाली बात है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि सारे ऑप्शन जो थे सही थे। बी ऑप्शन थोड़ा नकारात्मक था। तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया था, बल्कि चारों कौशल अच्छे हैं,
लेकिन सबसे कम की बात अगर करेंगे तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो सारे सही हैं, सारे ऑप्शन सही थे, लेकिन सबसे कमजोर ऑप्शन को आपको चुनना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अर्थ गहनता को समझने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से मदद करेगी? अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से मदद करेगी? अगर आपको पढ़ना है, आपको कुछ सीखना है, तो कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें आप ज्यादा सीखेंगे? बताइए। धीरे धीरे पढ़कर, या शोर मचा के पढ़कर, या चुपचाप शांत होकर बैठेंगे फिर पढ़ेंगे, या फिर द्रुत पठन? बताइए। तो अर्थ की गहनता के लिए आपसे टीचर ने कहा था, जब छोटी कक्षाओं में हम लोग थे, आप लोग थे, तो आपसे टीचर ने क्या कहा था? घर में शांत वातावरण में 4 बजे उठकर पढ़िए, ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा याद होगा, यही तो कहा जाता था। यानी उस वक्त शोर तो नहीं मचाया जाता था, बल्कि क्या होता था? शांत माहौल में मौन होकर पढ़ा जाता था। बिल्कुल सही ऑप्शन है सी, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? ये क्वेश्चन कई बार कराया है। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो जैसे गेता है, भाषा की सौष्ठव की महत्व हो गया, शब्द भंडार में वृद्धि हो गई, भाषा प्रयोग की जो छटाएं हैं ये हो गया। तो गद्य से कौन सा अलग करेगा? तो बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है आप लोगों ने। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। गेता जो है ये क्या करेगा? गेता ये क्या करेगा? गद्य से अलग करता है। कविता शिक्षण में पूछ रहा था कि कौन सा तत्व से गद्य से अलग करेगा, तो गेता अलग करेगा। तो बिल्कुल ए सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, परस्पर बातचीत मुख्य रूप से क्या होती है? आपस में बातचीत करना मुख्य रूप से क्या होती है? पढ़ने लिखने में मदद करती है, समय की बर्बादी कहेंगे, या फिर अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, या सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायता करती है? तो जो आपस में बातचीत होती है दो लोगों के बीच में, वो किस में मदद करती है? पढ़ने लिखने में सहायक करेगी, या समय की बर्बादी हम कहेंगे, या अनुशासनहीनता को उत्पन्न करने वाली बात कहेंगे, या सुनने और बोलने के कौशल का विकास होगा? तो जब बातचीत होगी तो वहां पर एक सुनने वाला होगा, एक बोलने वाला होगा, तो दोनों के कौशल विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्या आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, एन भारती, डी का सिंपल सा आंसर हो जाएगा। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या क्या है? यहाँ पे ऐसे प्रश्न पे आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पर एक शब्द लिखा है पढ़ने में कठिनाई, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर। कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है आपको ये बताना है। तो जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो, किसमें? पढ़ने में दिक्कत हो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिसलेक्सिया। क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिसलेक्सिया। अगर बच्चे को लिखने में दिक्कत होती तो हम कहते हैं कि डिस्ग्राफिया से दिक्कत है उसको। अगर कहता बच्चे की गणना करने में समस्या आ रही है तो डिसकैलकुलिया हो जाता। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा, पढ़ने में अगर दिक्कत है तो हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया हो जाएगा। बच्चे के अंदर जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया की। बिल्कुल सही है। शिखा सिंह, कोई बात नहीं, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ते रहिए। हाँ, आज सर्द बहुत है यहाँ पे, हमारे यहाँ तो 2 डिग्री टेम्परेचर है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है। हम कैसे चल कर रहे हैं हमें हम ही मालूम है, हर जगह यही हालत है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? सिंपल सा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ा रही है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए ये बताना है। तो आप एक बात याद रखिएगा, एक तो व्याकरण की बात करें क्वेश्चन तो आंसर गलत होगा। छंद समझाने की बात कहना, स्वाक्षर पठन की बात कहना, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। अलंकार समझाने की बात कहना ये महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि जब 8वीं कक्षा की बात कर रही है तो अपर प्राइमरी की बात कर रही है, प्राइमरी से ऊपर वाले बच्चे हैं, तो हम क्या कहेंगे? साहित्यिक विधाओं से परिचय कराया जाएगा, जो कि जब सबसे महत्वपूर्ण होता है। वहां पे क्या होता है? आपसे जीवन परिचय के बारे में सिखाया जाता है। कक्षा 8वीं में सिखाया जाता है कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर सेकंड में, यानी कि पेपर जो शाम को देंगे द्वितीय पाली में, उनके लिए क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये देखिएगा, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? जो कहानी कथन होता है, ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आंसर बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? आप ध्यान रखिएगा, जब प्रश्न करिएगा तो ये शब्द जरूर ध्यान से देखिएगा, नहीं है या फिर है। अगर क्वेश्चन नॉट के बारे में कर रहा है कि नॉट के बारे में नहीं कर रहा, आपको नकारात्मक और धनात्मक का क्वेश्चन में देखना है कि कौन से वर्ड का प्रयोग किया गया है। अगर नहीं शामिल है तो आपको आंसर क्या देना है? नहीं के आधार पर। पहला कह रहा है भाषा के लिखित रूप से परिचय कराना, दूसरा कह रहा है शब्द भंडार में विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास। तो आपको पता है कहानी कथन के उद्देश्य हैं, कहानी को कहा जा रहा है, तो सृजनात्मकता बिल्कुल होगा, इसका विकास होगा। बच्चे के अंदर कल्पनाशीलता आएगी, बिल्कुल आएगी। शब्द भंडार विकसित होंगे, बिल्कुल होंगे।
लेकिन लिखित रूप से परिचय कराने का क्या आशय हुआ, ये कोई मतलब नहीं है, हम इसको कहेंगे गलत। क्यों? क्योंकि जब कहानी कही जा रही है तो वहां लिखने से क्या मतलब, कोई तात्पर्य नहीं बनता। तो जब नहीं बनता तो हमें आंसर सिंपल सा ये करना है, और सभी ने किया है, बहुत बढ़िया। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ होगा, ये देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपकी परीक्षा में 9 तारीख वाले एग्जाम में दिखेगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। 9 के एग्जाम में दिखेगा किसी न किसी रूप में। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ होगा? तो बच्चे जो होते हैं उनको बाल साहित्य क्यों उपलब्ध कराया जाता है? पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता आ जाए बच्चों के अंदर, या फिर सुनने का कौशल विकसित हो जाए बच्चों के अंदर, या लेखकों से परिचय बच्चों को कराना होता है इसलिए, या बच्चों की विविधतापूर्ण भाषा की जो सामग्री है उसके पढ़ने के अवसर दिया जाए इसलिए। तो बताइएगा क्या होगा। बहुत बढ़िया आंसर किया है आप लोगों ने। यहाँ पर एक तो विविधतापूर्ण आपको दिख रहा है, बच्चे के अंदर विविधतापूर्ण, उसके अलावा बच्चे को स्वयं अवसर अगर मिल रहा है, इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता पेडागोजी में। तो बिल्कुल जो आंसर होगा सिंपल सा डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कह रहा है एकांकी पाठ मुख्य रूप से किसमें मदद करते हैं? जो एकांकी पाठ होते हैं वो किसमें सहायता करते हैं? जो बच्चे एकांकी पाठ करते हैं वो किसमें मदद करते हैं? तो अभिनय की कुशलता में, या फिर लेखन कौशल का विकास। तो एकांकी में लेखन कौशल की बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि एकांकी में लेखन कौशल की बात करेंगे नहीं करेंगे। संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने पर, बिल्कुल ये कह सकते हैं। या फिर वाक्य की संरचना की जानकारी पर। तो जब भी एकांकी पाठ होता है उस वो कराया क्यों जाता है टीचर के द्वारा? बच्चों में एकांकी पाठ कराने का जो आशय होता है वो होता है जो बच्चा बोलता है, तो कहां पर उसे धीमा बोलना है, कहां पर तेज बोलना है, शब्दों को कैसे बोलना है, शब्दों का उतार चढ़ाव क्या होगा, ये महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। इसलिए एकांकी पाठ मदद इन्हीं चीजों पे करते हैं। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने चुन लिया है, सी सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए। जो भाषा आकलन है उसमें कह रहा है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा के आकलन में। अगर टीचर बच्चे के भाषा का आकलन करना चाहता है तो क्या ऐसा करे कि वो बच्चे का आकलन भी कर ले और बच्चे को भी समस्या ना हो। कैसे प्रश्न पूछेगा? कह रहा है भाषा की संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, या विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, या फिर श्रुत लेख के बारे में कहना है। तो श्रुत लेख के बारे में और सुलेख के बारे से तो हम बच्चे को मालूम नहीं चल पाएगा। टीचर श्रुत लेख यानी सुनकर लिखने की बात कर रहे, या फिर हम कहें सुलेख लिखने का कहा जाए कि सुंदर लिखो, वहां पर भाषा का आकलन नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ए और बी में अगर हम सबसे अच्छा प्रश्न चुनेंगे तो हमारा जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है वो ए ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि भाषा की संरचनाएं, अब संरचनाओं में किसी एक भाषा की बात नहीं हो रही, सारी चीजें आ जाती हैं। तो भाषा की संरचनाओं पर आधारित जो प्रश्न होंगे, तो भाषा की संरचनाओं से आशय यह है कि प्राथमिक का बच्चा है तो प्राथमिक स्तर के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, और उसी के स्टेट लेवल के, यानी ऐसा नहीं कि इंटर के प्रश्न उससे पूछे जाएं, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के प्रश्न पूछे जाएं, नहीं, बल्कि क्या होगा, प्राथमिक स्तर की। तो बिल्कुल ए आंसर करिएगा। आंसर करते रहिएगा फटाफट। अब चेक करिएगा कितना सही कर रहे हैं आप लोग। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या होता है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्य रूप से क्या होता है, ये बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर करते रहिए, आपको मालूम चल जाएगा आप लोग कितना तैयार हैं पेपर के लिए। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का जो आधार है वो मुख्य क्या होगा? शब्दकोश को देखना। क्या बच्चों से शब्दकोश देखने के लिए कहेंगे? कभी भी ये सही शब्द नहीं होता। ये तो रटने की बात कर रहा है ना, कह देंगे शब्दकोश देखाओ, रट लेगा फिर सुना देगा, कोई फायदा होगा? नहीं होगा। किताबें या समाज, संस्कृति और परिवेश, या फिर शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो केवल टीचर के द्वारा अर्थ बता देना कहना, ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि भाषा जो है उसको सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार होगा, बच्चा जहां से भाषा को अर्जित करेगा, सीखेगा, वो कहां से सीखेगा? एक तो पहले तो अपने परिवार से सीखता है, फिर समाज, संस्कृति और परिवेश से, तो यहीं से तो सीखेगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा मोनिका। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुसंस्कृति पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब ऐसी कक्षा की बात हो रही है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान से हैं। क्वेश्चन कह रहा है बहुसंस्कृति वाले, यानी ऐसी कक्षा जहां पर हर राज्य का, हम कह सकते हैं गुजरात का भी बच्चा बैठा होगा, महाराष्ट्र का भी बैठा होगा, यूपी का, बिहार का, दिल्ली का, यानी हर स्टेट के बच्चे बैठे हैं। क्योंकि आपको मालूम है हर जगह की संस्कृति में काफी बदलाव है। दक्षिण भारत चले जाएंगे, वहां की संस्कृति में बदलाव है, उत्तर भारत में अलग संस्कृति है, यानी क्या है। तो ऐसी कक्षा जहां पर विभिन्न संस्कृति के बच्चे बैठे हैं, ऐसी कक्षा में जो टीचर होगा उसको क्या करना चाहिए?
तो देखिए एक तो कह रहा है मानक भाषा का प्रयोग, तो कभी भी बच्चों को मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात नहीं करनी है, टीचर को करनी है नहीं करनी। मौखिक कौशलों पर बल देने की बात करना, यहाँ पे कह रहा है बल देना, तो हमारा शब्द क्या दिखा, बल नहीं देना टीचर को। अभिव्यक्ति कौशलों पर ही बल देना, देखिए फिर कह रहा है बल देना ही बल देना, तो हमें क्या करना है, इसको भी नहीं चुनना। क्यों, हम किसी पर बल नहीं देगा टीचर। अगर बल दे रहा है इसका मतलब वो किसी एक पक्ष की बात कर रहा है, और जब एक पक्ष की बात करेगा वो ऐसे प्रश्न का आंसर गलत होगा। फिर कह रहा है परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर देना, हमें क्या दिखा यहाँ पर, अवसर शब्द दिखा ना। और सबसे ज्यादा हमें एक बात याद रखनी है पेपर में कि अवसर शब्द दिख रहा हो, कल्पनाशीलता वाला शब्द दिख रहा हो, बच्चा क्रिएटिव वाला बात कर रहा हो, ऐसे शब्द, रचनात्मक की बात हो रही हो, ऐसे शब्द अगर नजर आते हैं तो ये मानिएगा जहां पे बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा सक्रिय होगा और आंसर भी ज्यादा सही होगा यहीं पर। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पाठ पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, जो किताबें होती हैं वो भाषा शिक्षण में किस प्रकार से मदद करती हैं, आपको बताना है। सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बिल्कुल बच्चों को लेकर ही बनते हैं, कक्षा 5 तक के बच्चों की सोच कैसी हो सकती है और टीचर को क्या करना चाहिए, इसी के इर्द गिर्द पूरी पेडागोजी घूमती है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न, देखिए बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देना, तो विभिन्न पर्वों की जानकारी देने से क्या बच्चे के अंदर किसी चीज का कोई सीखेगा, क्या कुछ नहीं सीख रहा, बल्कि क्या होगा, रट लेगा ना वो। अगर हम किसी चीज की जानकारी दे देंगे तो रट लेगा। फिर कह रहा है व्याकरण के नियम कंठस्थ करने की बात, तो कंठस्थ जो शब्द है, याद करना, रटना, ऐसे शब्द क्या है, नकारात्मक, तो हमारा पहला दूसरा विकल्प गलत हो गया। तीसरा कह रहा है भाषा की विभिन्न छटाओं को प्रस्तुत करना, चौथा कह रहा है बच्चों का आकलन करना। तो भैया यहाँ पे बच्चों का आकलन नहीं फिर करेंगे, हम क्या करेंगे, भाषा की जो विभिन्न छटाएं हैं उनको प्रस्तुत करेंगे बच्चों को, अगर भाषा सिखाना है टीचर को। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा कितना आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये कम से कम 10 बार पेपर में पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, कम से कम ये 10 बार आया होगा पेपर में, 10 बार, इससे कम नहीं आया। कह रहा है बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में, ये 29 तारीख को भी आया था। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं, बताओ। सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, इससे क्या बच्चे के अंदर किसी चीज का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा, रटने की प्रवृत्ति जागृत हो रही है, बल्कि होगा नहीं होगा। हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। या फिर लठ खत शब्दों के हिंदी, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, हिंदी रूप कंठस्थ कर लीजिए, तो हमें कंठस्थ नहीं कराना बच्चे को। फिर कह रहा है स्वतंत्र शब्द को 10 बार लिखिए, फिर हमें 10 बार लिखने की बात नहीं करनी है। हमें ये करना है कि जो बच्चे हैं वो क्या करें, उनसे जब टीचर कहेगा कि अपनी अपनी भाषा में लिखो, तो क्या करेगा, एक तो बच्चा अपनी भाषा में आसानी से लिख देगा, और दूसरे बच्चे भी एक दूसरे से जब सामंजस्य बिठाएंगे, सीखेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा सक्रिय होंगे और ज्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर आएगी एक दूसरे के सीखने की। अच्छा आप बताओ तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, अच्छा तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा ज्यादा क्या करेगा, सक्रिय रहेगा और ज्यादा अच्छा अधिगम यहीं पे बच्चा करेगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, और सबसे अच्छी विधि है बच्चों को सिखाने के लिए बहुभाषिक कक्षा के लिए ये वाली, जो कि बी ऑप्शन थी। बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में आप कौन सा कथन उचित नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, नहीं है शब्द, तो हिंदी भाषा के सतत और व्यापक, सतत का मतलब होता है लगातार होने वाला, और व्यापक का मतलब होता है एक बार, यानी सभी पक्षों का। व्यापक में सभी पक्ष शामिल हो जाते हैं और सतत में लगातार होता है। अब यहाँ पे कह रहा है शामिल नहीं है, पहला कह रहा है ये बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, देखिए एक तो पास फेल की श्रेणी में बच्चों को कभी भी टीचर को नहीं बांटना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको कहीं पर दिख रहा है पास फेल की श्रेणी में बच्चे को अलग कर रहा है टीचर, टीचर अगर कक्षा में होशियार बच्चों को अलग बिठा रहा है और कमजोर बच्चों को अलग बिठा रहा है, ये सारी गतिविधियां कैसी होती हैं, नकारात्मक होती हैं, गलत होती हैं। तो ये तो पहला जवाब गलत हुआ। दूसरा कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। तीसरा कह रहा है ये बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है, बिल्कुल सतत और व्यापक मूल्यांकन से टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पे महसूस कर रहा है कमी, दिक्कत महसूस कर रहा है, और टीचर उसी आधार पर अपनी शिक्षण जो है करता है, जिससे बच्चे को सिखाने में उसे दिक्कत नहीं होती। चौथा कह रहा है ये बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, तो बिल्कुल ये बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे उत्तीर्ण करना, पास करना और फेल करने की जो बात कह दिया, यहीं पे गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है गलत है, यही आंसर हो जाएगा।
मनीषा, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कंपटीशन किस बात का? अगर सभी को पास करना होगा तो सीटेट की परीक्षा ही ना कराएंगे फिर वो लोग। अगला, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें आप लोग जो कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं, उनमें कौन सा पक्ष आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बताइएगा। कहानियां कविताएं व्याकरण के नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना चाहिए। तो कभी भी व्याकरण के नियम की बात कर दे, क्या कर दे, व्याकरण और ग्रामर की बात कर रहा है प्रश्न, तो मानिएगा कभी भी वो महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, तो गलत हो गया। घटना जो है शहर है, उनके पदों का दोहराव। यहां पर कह रहा है तीसरे में कि प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियों और कविताओं के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो देखिए, ऐसा कहना कि जो प्रतिष्ठित है, जिनका बहुत ज्यादा नाम है, ऐसे लोगों की ही कहानियां पढ़ाई जाएंगी। जिनका नाम नहीं, क्या उनको नहीं पढ़ाया जाएगा? ये तो गलत कह रहा है। सभी लोगों को पढ़ाना चाहिए, किसी एक पे बात नहीं करना चाहिए, तो ये गलत कह रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। प्रत्यक्ष उपदेश दे दो भैया, ये कहीं तक सही है? प्राइमरी में ये चीजें नहीं लागू होती हैं, सब बड़ी कक्षाओं के लिए होती हैं, तो ये भी गलत। तो कौन सा सही है इसमें से? जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सबसे उचित आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहीं पे कहानी जो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों और कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वो है घटना, शहर, उनके जो पद हैं, उनके दोहराव को, जो कि बी ऑप्शन था। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलते फूलते हैं, ये तो बात सही है, ये कथन उचित है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो बिल्कुल नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो बिल्कुल सही कह रहा है, भाषा पर उतनी ही पकड़ मजबूत हो जाएगी। अगला कह रहा है भाषा कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरण करते। देखो, ये कहना कि कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है, तो ये जवाब हो गया गलत। तो हमारा डी ऑप्शन तो यहां से हुआ गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा क्या था? नहीं है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया था, तो बिल्कुल हो जाएगा डी ऑप्शन, सिंपल। क्या हो गया? अरे प्रश्न देखिए, प्रश्न बदला होगा, प्रश्न वो बदला होगा, जहां पर हमने ये बी बताया होगा वहां पे नियमबद्ध ये नहीं बताया होगा, यहाँ पे प्रश्न बदला होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो वाला क्वेश्चन अच्छा हम कल ले आएंगे, जो आप लोग कंफ्यूज है ना वो बी वाले में, वो कल लेते आएंगे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। इसका डी है, वहां पर प्रश्न बदला है, हमें मालूम है क्वेश्चन कौन सा, देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। मनीषा देख लिया हमने आपको कमेंट, बिल्कुल डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपनी बात को बच्चा कह पाए और बच्चा जो है दूसरी की बात को समझ पाए, इसीलिए केवल प्राथमिक स्तर पर क्या होती है, भाषा सिखाई जाती है। तो पहला कह रहा है प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा है वो किस चीज के लिए नहीं सीखी जाती? तो कह रहा है व्याकरण सीखने के लिए। क्या कह रहा है? व्याकरण सीखने के लिए। दूसरा कह रहा है मन की बात कहने सुनने के लिए। तो भाषा सीखने का जो मुख्य काम है बच्चे का प्राथमिक में, वो यही है, मन की बात कहना सुनना। दूसरा कह रहा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, अगर किसी बात को उसे कहना है तो कह पाएगा, तभी तो वो समझा पाएगा और समझ पाएगा। और जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए सारे सही हैं, लेकिन व्याकरण सीखने के लिए हमें भाषा नहीं सीखना होता प्राथमिक में, व्याकरण से कोई लेना देना नहीं प्राथमिक में। तो बिल्कुल ए इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटक जाती है, आप क्या करेंगे? कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समझ प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। फिर कह रहा है कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। ये कभी भी मत कर कहना कि कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहा जाएगा, ये कभी टीचर नहीं कहेगा, ठीक है ना। अगर उसे बोलने में समस्या है तो ये ऑप्शन नहीं, ये तरीका गलत है टीचर का, जो बी ऑप्शन है। तीसरा कह रहा है धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा कह रहा है उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू सुनाए, हूबहू सुनाए। तो ये होगा क्या? नहीं होने वाला। तो सिंपल सा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर उससे कह दिया जाए ज्यों कहते हो सुनाओ, तो क्या हो जाएगा? वो रटने की प्रवृत्ति आ जाएगी, तो ये जवाब गलत, ये गलत। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सी सिंपल सा आंसर हो जाएगा, जो कि बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन सा? बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए।
अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, या फिर विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत करना, या पाठ पुस्तक में दिए गए अभ्यास या भाषा की संरचनाओं का अभ्यास। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी पठन कुशलता का विकास करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अर्थ की उपेक्षा उच्चारण का शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। तो किताबों में आपका आंसर ये दिया होगा जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई जो सामग्री है वो ज्यादा जरूरी है, जो कि बी ऑप्शन था। क्वेश्चन कर रहा था बच्चों की पठन कुशलता यानी पढ़ने की कुशलता का विकास करना है टीचर को, तो वहां पर उसे क्या करेगा टीचर? विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री देगा, जिससे कि बच्चा जल्दी सीख पाएगा। ना कि उसकी उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देने की बात कहेंगे, ना तो अभ्यास की बात करेंगे, ना तो हम भाषा की संरचनाओं का अभ्यास कराने की बात करेंगे। तो क्या करेंगे? हम कहेंगे बी ऑप्शन सिंपल सा होगा। अगला देखिएगा, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? यहां पर कह रहा है कि नहीं है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला कह रहा है परिवेश से प्राप्त भाषा के जो आंकड़े के आधार पर सहज रूप से नियम बनाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तीसरा कह रहा है इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जा सकता है, या फिर भाषा के नियम सीखे जाते हैं। यहां पर आपको खोजना क्या है? नॉट के बारे में, यानी इनमें से कौन सा गलत है आपको ये पहचानना है। बताइएगा। ये पेपर फर्स्ट है, बिल्कुल पेपर फर्स्ट ही है, बिल्कुल पेपर फर्स्ट है प्राइमरी का। ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही चुना है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो वो ऑनलाइन पेपर का आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हैं, जाके सर्च कर लीजिए ना एग्जाम क्रैक में। यहाँ पे क्वेश्चन पड़े तो हैं पिछले वर्षों के विद सॉल्यूशन। एग्जाम क्रैक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सर्च कर लीजिए, यहाँ पे पड़े हुए हैं क्वेश्चन एग्जाम क्रैक .org पे। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, इसको यहाँ पे जाके सर्च करिए गूगल पे, आपको मिल जाएंगे। परेशान क्यों है? तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा। अगला देखिएगा, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की कक्षाएं हैं, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? आपको यहां पर भी नकारात्मक खोजना है या सबसे कम महत्वपूर्ण वाला विकल्प देखना है कि कौन सा होगा। कह रहा है विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, या फिर विभिन्न की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं, या फिर विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। चौथा कह रहा है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे कमजोर तर्क की पहचान करिएगा। तो सबसे कमजोर तर्क जो होगा वो होगा आपका विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य। ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि सबसे कमजोर जो है गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो कक्षाएं चलती हैं उनमें एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं कहेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो कक्षाएं होती हैं एक प्रकार की भाषा की ही कक्षा होती है। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है आपको ये बताना था। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही है, सभी ने किया है, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आसान सा है, और ये क्वेश्चन 29 तारीख के पेपर में आया था, बस यहाँ पे नाम बदला था, सोहेल की जगह कुछ और नाम था। क्वेश्चन यही था, तमिल भाषी सोहेल प्राय भजन को वजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को वजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप बताइए। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगला कह रहा है सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द का भजन है। तो ये नहीं बताना कभी भी कि सुहेल को कि यह शब्द सही है, ठीक है, ये नहीं बताना। भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाना भी गलत है, बार बार आप उससे कहेंगे कि इसको बार बार रटो, तो वो भी गलत चीज है, जो कि एनसीएफ कहता है कि ऐसे कार्य टीचर को नहीं करवाने, अब पहले करवाने होते थे। एनसीएफ 2005 के बाद ये सारी चीजें बंद है, प्रतिबंधित है, ऐसा नहीं कराना टीचर को, ठीक है। फिर कह रहा है सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, डांटना भी नहीं है टीचर को, अब डांटना भी नहीं है बच्चे को, ये भी गलत जवाब होगा। तो क्या हो जाएगा? बल्कि तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग टीचर करेगा, क्योंकि तमिल में कोई भाषा जो होती है बोलने का जो तरीका होता है उनमें कुछ भाषा के जो महाप्राण ध्वनियां होती हैं उनमें कुछ अंतर होता है, वही सिखाना है केवल टीचर को, ना कि उन्हें मारना पीटना, बार बार उन्हें रटाना, ऐसी चीजें नहीं करानी टीचर को। तो बिल्कुल ए सिंपल सा आंसर हो जाएगा। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार से मदद करती हैं? जो कहानियां हैं वो बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार से सहायता करती हैं या किस प्रकार से मदद करती हैं? बच्चों के खाली समय का सदुपयोग में मदद करती हैं,
या फिर ये पाठ पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं, या फिर ये भाषा के नियम ही सिखाती हैं। तो जो बच्चों के लिए जो कहानियां होती हैं वो भाषा विकास में किस प्रकार से मदद करती हैं, आपको ये बताना है। तो जहां पे बच्चे की कल्पना शक्ति नजर आए आपको, जहां पे बच्चा सृजनात्मकता कार्य करे, जहां पे बच्चे का चिंतन नजर आ जाए, इससे अच्छा विकल्प हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सी ऑप्शन मनीषा, बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा। अब ये देखिएगा, एक बार जरा शेयर वाला और लाइक वाला बटन सभी लोग दबा दीजिए जिन्होंने नहीं दबाया अभी तक। लाइक के बटन अभी 135 में से 100 लाइक भी नहीं है, तो एक बार लाइक शेयर वाला बटन हो जाए फिर सभी साथी बताइएगा। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण होगा? तो सबसे कम महत्वपूर्ण आपको बताना है लोकगीतों की रसानुभूति, ये तो महत्वपूर्ण होता है। लोकगीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति विशेषताओं से परिचित करवाना, लोकगीतों के भाषा विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना, या फिर लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। तो देखिए, राज्यों की जानकारी देना कि ये लोकगीत इस राज्य का है, ये लोकगीत इस राज्य का है, ऐसी जानकारी देने से बच्चे के अंदर क्या होगा, मेमोराइजेशन हो जाएगा, उसको याद हो जाएगा। तो रट्टाफिकेशन की प्रवृत्ति उसके अंदर आएगी, जो कि नहीं कराना टीचर को। रटने की, याद करने की ऐसी प्रवृत्ति बच्चे के अंदर नहीं जागृत करना, नहीं आनी चाहिए। ये कार्य जो होते हैं ये गलत होते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। बाकी तो सभी चीजें सही हैं कि रसानुभूति हो जाए, भारत की विशेष संस्कृति विशेषताओं से परिचित हो जाए बच्चा, लोकगीतों की भाषा की विशेषताओं से परिचित हो जाए बच्चा, उसके अवसर मिल जाए, ये सारी चीजें सही थी। लेकिन जो डी ऑप्शन है ये गलत था, यही इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अब ये देखिए भैया, आ गया क्वेश्चन, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? कम से कम 20 बार तो बता ही चुके हैं हम इसको। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। भाषा का प्राथमिक रूप जब पूछे तब क्या होगा, यहां पर भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? अब यहां पे दो कंफ्यूजन है। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, दो आंसर होंगे आपका, मौखिक भी और सांकेतिक भी। क्या हो जाएंगे? दोनों आंसर हो जाएंगे, पहला और दूसरा तो गलत है। तो जब भाषा का प्राथमिक रूप क्या होगा, जब भाषा का प्राथमिक रूप पूछेगा तो सांकेतिक, और पूछ ले कि जो बच्चा है वो प्राथमिक रूप से भाषा जो सीखेगा वो किस रूप में सीखेगा, तो हो जाएगा मौखिक। और जब ये केवल कह दे कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, तो हो जाएगा सांकेतिक। यहाँ पे अगर बच्चा शामिल हो जाता और क्वेश्चन कह देता बच्चा जो है भाषा का प्राथमिक रूप किस रूप से सीखता है, तो वो मौखिक रूप से। और अगर कहेंगे कि बच्चे भाषा का केवल प्राथमिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा सांकेतिक, क्योंकि बच्चा सबसे पहले चीजों को संकेत के माध्यम से अपने माता पिता से साझा करता है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन, सिंपल सा। भाषा की कक्षा में कौन सा शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होगी? भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होगी, बताना है। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देने की बात, तो ये देखिए, अधिक बल नहीं देना है। यहाँ पे हमें कह रहा है सबसे कम प्रभावी होगी, तो सबसे कम पहले पहचानो। सबसे कम, इसमें दो तीन विकल्प गलत नजर आएंगे। एक तो कह रहा है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, फिर कह रहा है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय का प्रसंग पर चर्चा, ये तो सही बात है, ये तो उचित है। दूसरों की हाथ से लिखी सामग्री पत्र आदि को पढ़वाना, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, ये भी अच्छी बात है। तो हमारा पहला और तीसरा गलत है। इनमें सबसे कमजोर पक्ष आपको पहचानना है, वो कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको लगेगा कि दो विकल्प सही है, तो कौन सा सही है ये पहचानिए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति जो है सबसे कम प्रभावित होगी, तो हस्तलिखित। भाई वहां पे लिखने से क्या मतलब है, भाषा की कक्षा जो चल रही है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ज्यादा गलत होगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा ए नहीं होगा, क्योंकि भाषा की कक्षा में हस्तलिखित का कोई मतलब नहीं है। जो सामग्री हस्तलिखित है उससे क्या लेना देना, यहाँ तो भाषा की कक्षा चल रही है जो मौखिक रूप से होती है। तो बिल्कुल इसका सिंपल सा सी आंसर हो जाएगा। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? एक बार क्वेश्चन का आंसर इसका बताइए, सभी लोग बताइए फटाफट से। लेखन कुशलता का लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण आपको पूछा गया है, बताइए क्या होगा सबसे कम महत्वपूर्ण। सभी लोग मिलकर एक बार 100 लाइक पहुंचा दो फटाफट से, 100 लाइक तो कम से कम कर दो। पेपर आप लोगों को देना है, अच्छा स्कोर भी लाओ आप लोग, हम चाहते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये कौन सी बात हुई। लाइक वाला बटन तो दबा ही सकते हो, लाइक शेयर तो कर ही दिया करो कम से कम। बताओ, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करवाना, आंखों देखी घटनाओं को लिखवाना। तो बिल्कुल डी ऑप्शन
यही सबसे कम महत्वपूर्ण होगा प्रतिलिपि, बाकी तो सारे ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सिंपल सा सही है, सभी ने किया भी है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं मनीष, सब परेशान नहीं, इस बार एग्जाम बहुत अच्छे पेपर बन रहे हैं और आसानी से निकल भी जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में विद्यार्थी तभी शांति बनाए रख सकते हैं जब, उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में विद्यार्थी तभी शांति बनाए रख सकते हैं जब अध्यापक और विद्यार्थी में परस्पर सहयोग हो, अध्यापक द्वारा रचनात्मक कार्य करवाए जाएं, अध्यापक द्वारा कठोर अनुशासन विद्यार्थियों पर लागू किया जाए, केवल मात्र प्रधानाचार्य का सहयोग प्राप्त हो। तो केवल प्रधानाचार्य का सहयोग प्राप्त होना, अनुशासन की बात कहना, ये सारे गलत होंगे। बल्कि कक्षा में शांति तब रह सकती है जब टीचर और बच्चे के बीच में आपस में सहयोग होगा। रचनात्मक कार्य करवाने से शांति नहीं आएगी, बल्कि शोर मचाए बच्चे मचाएंगे। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के मतलब को समझिए तब आप लोग आंसर करिए। ए इसका सिंपल सा होगा। बहुत बढ़िया। उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी का क्या लक्षण होता है, आपको बताना है। और आज की कक्षा में काफी बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, अपने लक्षण बताओ क्या होगा। वह जो अमूर्त रूप से विचार करता हो, वह जो रटने की क्षमता अधिक रखता हो। तो रटने की क्षमता जो अधिक रखेगा वो कभी भी सीटेट थोड़ी ना निकाल पाएगा, रटना नहीं होता, समझदार बच्चा ज्यादा निकालता है सीटेट। तो रटने की प्रवृत्ति तो गलत हो गई। वह जो बड़ों का आदर नहीं करता हो, तो ये भी गलत बात है, ये लक्षण थोड़ी ना है। वह जो अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छे कपड़े बुरे खराब कपड़े पहनने से ये थोड़ी ना पता चलेगा बुद्धिमान है या बुद्धिमान नहीं है। ये सारी बातें गलत हैं। बल्कि जो अमूर्त रूप से विचार कर सके, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो बिल्कुल ए ऑप्शन चुना है। बहुत बढ़िया। चलिएगा, भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठता का कार्य क्या होता है। जो आपकी परीक्षा सीटेट की होने वाली है, कुछ इसी प्रकार से होने वाली है। ये क्यों होती है आप बताइए। यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो होते हैं ये उसी के अंतर्गत आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स वाले प्रश्न जो हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। आप बताइए कि भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठता का कार्य क्या होता है। अध्यापन कार्य में सह सामग्री प्रदान करना, विद्यार्थियों में उदारता का समावेशन करना, या फिर प्रधानाचार्य को शिक्षण की प्रणाली के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना, या शब्दार्थ, व्याकरण, अक्षर विन्यास और पाठ सामग्री की जांच करना। बताइएगा। बहुत बढ़िया। अपसारी चिंतन, बिल्कुल अभिसारी चिंतन मत कभी करना, अपसारी चिंतन ज्यादा अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। बस यही होता है मतलब इसका कि शब्दार्थ, व्याकरण और अक्षर विन्यास और पाठ सामग्री की जांच करना। वस्तुनिष्ठता का मतलब ही होता है कि बच्चा कितना सीखा है इसकी सही तरीके से जांच हो जाए, बिना किसी संदेह के और बिना किसी गलती के। तो बिल्कुल यही सिंपल सा डी ऑप्शन हो जाएगा। जहां पे सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। बिल्कुल डी सिंपल सा हो जाएगा। भाषा में प्रयोग की असफलता एक शिक्षक को संकेत करती है। भाषा में प्रयोग की असफलता एक शिक्षक को संकेत करती है भाषा सीखने में होने वाली गलतियों की ओर, पाठ्यक्रम अध्ययन में गलतियों की ओर, समय अनुसार पाठ न करने की ओर, या व्याकरण में होने वाली गलतियों की ओर। तो भाषा में प्रयोग की असफलता यानी कोई टीचर भाषा शिक्षक है और वो असफल हो रहा है, तो किस ओर संकेत करती है ये गलती, बताइएगा। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों की ओर, या पाठ्यक्रम के अध्ययन में गलतियों की ओर। तो पाठ्यक्रम में अध्ययन की गलती नहीं निकालेंगे कभी भी। या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि समय अनुसार पाठ न कराया, टीचर ने नहीं पूरा कराया इसलिए ये चीजें हो रही हैं। ना तो हम ये कहेंगे कि व्याकरण में होने वाली गलतियां, बल्कि जो मतलब होगा वो ये होगा कि भाषा सीखने में होने वाली गलतियों की ओर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ए सिंपल सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। भाषा के क्षेत्र में विद्यार्थी के लिए हिंदी भाषा के विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर विचार विमर्श करवाना। भाषा के क्षेत्र में विद्यार्थी के लिए, क्वेश्चन कह रहा है भाषा के क्षेत्र में विद्यार्थी के लिए हिंदी भाषा के विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर विचार विमर्श करवाना, या फिर विद्यार्थियों को सदैव खेलने भेज देना, या फिर अध्यापक की विषय के प्रति अधिक जानकारी। तो ये कहना कि टीचर को बहुत ज्ञान है तो इससे बच्चे का क्या फायदा, तो ये भी नहीं कहेंगे। या अध्यापक द्वारा दी गई पाठ सामग्री, तो हम ये भी नहीं कहेंगे। या विद्यार्थियों को हमेशा खेलने के लिए भेज देना, ये भी कहीं तक सही नहीं है। बल्कि जो सबसे ज्यादा सही है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर विचार विमर्श, कम्युनिकेशन की जो भावना होगी, आपस में संवाद की जो भावना होगी, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल ए इसका आंसर हो जाएगा।
उच्च प्राथमिक स्तर में प्रायः संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए। तो यहाँ पे उच्च लिखा हो चाहे प्राथमिक लिखा हो, दोनों में जो संप्रेषण आपस में बातचीत का माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो इसमें से जो सबसे बढ़िया सिंपल सा आंसर है वो आप लोगों को बताना नहीं है, हमें सभी को मालूम होगा, मातृभाषा में सबसे ज्यादा बढ़िया है। संप्रेषण का जो माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा ही होना चाहिए, किसी भी कक्षा हो, प्राथमिक की या फिर उच्च प्राथमिक की। पेडागोजी का तात्पर्य बताओ, ये पेडागोजी का क्या तात्पर्य है? शिक्षण, अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों कहेंगे या फिर केवल शिक्षण कला या शिक्षण विज्ञान, या सभी? जवाब इसके सही है, बताइएगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। पेडागोजी का तात्पर्य है, तो देखिए पेडागोजी जो आपकी है ये क्या है? शिक्षण, अधिगम विज्ञान और कला दोनों है। बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा? शिक्षण, अधिगम विज्ञान और कला ये दोनों है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, कई बार आया है। तो इसका ए सिंपल सा आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल कभी कभी रख देता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो ये शिक्षण, अधिगम विज्ञान और कला दोनों होगा। वर्तमान समय में भाषा शैक्षिक तकनीकों का बहुत महत्व है, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर का, मोबाइल का, यानी बहुत सी तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। इसलिए शैक्षिक तकनीकों का, ये सब शैक्षिक तकनीक ही तो है, कंप्यूटर, मोबाइल, सारी चीजें। तो कह रहा है कि बहुत महत्व, क्योंकि इससे समय की बचत नहीं होती। तो ये थोड़ी ना कहेंगे समय की बचत नहीं होती, बल्कि समय की बचत होती है। ये कहना बचत नहीं होती गलत है। इससे प्रभावी शिक्षण करने में सहायता मिलती है, या इससे विद्यार्थी अधिगम नहीं कर पाता। ये कह रहा है नहीं कर पाता, तो हमें मानना है नहीं मानना, बल्कि फिर वो सभी जवाब भी गलत हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो तकनीक है आज के समय में शिक्षण की, इससे क्या होता है? इससे प्रभावी शिक्षण करने में सहायता मिलती है। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का बी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिएगा, श्याम पट्ट के कार्य को अधिक प्रभावित बनाने हेतु निम्न में से उपयोगी है। श्याम पट्ट के कार्य को अधिक प्रभावित बनाने हेतु निम्न में से उपयोगी है, तो क्या होगा? विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट्ट पर प्रतिदिन अभ्यास करवाना, या फिर श्याम पट्ट कार्य को महत्व न देना। तो ये कह रहा है न देना, तो ये तो जवाब गलत है, बल्कि देना चाहिए। ब्लैक बोर्ड में जो चीजें टीचर करवाता है तो उसको महत्व नहीं देंगे क्या? देंगे। ये कहना प्रधानाचार्य का श्याम पट्ट पर कार्य करना, तो ये कोई जरूरी थोड़ी ना प्रधानाचार्य करेगा, टीचर नहीं कर सकता? कर सकता है। वैज्ञानिकों को उदाहरण देना, तो केवल वैज्ञानिक का ही उदाहरण दे सकते हैं, किसान का भी तो दे सकते हैं हम, ये भी गलत हो गया। तो हमें जो सबसे अच्छा विकल्प मिला कि विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट्ट पर प्रतिदिन अभ्यास करवाना, यहाँ पे अभ्यास गलत नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन ही गलत दिए हुए थे, तो हमें सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना था। तो इन सब में सबसे अच्छा जो ऑप्शन हमें मिला वो मिला ए ऑप्शन, जो कि कह रहा है बच्चे को श्याम पट्ट पर प्रतिदिन अभ्यास करवाना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, जो डर की भावना होती है भीड़ में खड़े होने की, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल ए हो जाएगा सही आंसर। सुनना कौशल से संबंधित है, बिल्कुल आसान सा है, इसका जवाब आप लोग करिए कि सुनना कौशल से संबंधित कौन सा होगा? मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, या अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, भाषा के नियमों को पहचानने में सहायक है, या भाषा के निर्माण में सहायक नहीं है? बताओ। सुनना कौशल, जो सुनने वाला कौशल होता है, कौशल से संबंधित है, ये किसके अंतर्गत आता है? मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, या भाषा के नियमों को पहचानने में सहायक है, या फिर इनके निर्माण में सहायक नहीं है? इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? सिंपल सा। बहुत बढ़िया, कहिएगा क्या होगा? रूबी। बहुत बढ़िया, पहचानिए, फटाफट से आंसर करिए इसका। अभी तक आंसर नहीं किया किसी ने इसका? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सुनने वाला कौशल है वो अन्य कौशलों के विकास में मदद करता है। किताबों में आपको मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। किताबों में सही आंसर आपका ये वाला होगा, जो कि बी है। किताबों वाला आंसर आपको किताबों में डी ऑप्शन दिखेगा, जो कि गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, बी होगा सही आंसर। सृजन का अर्थ बताओ, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। जो सृजन का अर्थ क्या है? व्याख्या करना, रचना या निर्माण करना, गुण भाव प्रकट करना या अभिव्यक्ति करना। सृजन भैया सिंपल सा, किसी चीज का सृजन करोगे, निर्माण ही तो कर रहे हो। सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण होता है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं थी। अब ये आ गया क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की दूसरी अवस्था बताओ। इसमें दो अवस्थाएं पूछी जाती हैं, पहली अवस्था भी पूछ लेता है और दूसरी अवस्था भी पूछ लेता है। तो पहली अवस्था क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं, जो इसको बोलते हैं लेखन शिक्षण की पहली अवस्था। और दूसरी अवस्था आपको बतानी है, इसमें पूछा गया है दूसरी अवस्था कौन सी होगी, पहचानिए, बताइए फटाफट से। क्या क्या होगा आंसर इसका? लेखन शिक्षण की दूसरी अवस्था कौन सी होगी? बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। अरे तैयारी थोड़ी ना लिखने करना, अक्षर की रचना करना दूसरे में आ जाएगा। पहले में वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाएगा, दूसरे में वो अक्षर रचना करेगा। भैया लिखने की तैयारी नहीं कहेंगे। क्या होगा इसका जो आंसर हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा सभी गलत है। सही आंसर इसका जो है वो ए हो जाएगा। पहली अवस्था अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो होती हैं लेखन शिक्षण की पहली अवस्था है, और अक्षर की रचना करना दूसरी अवस्था है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के आधुनिकतम युग में विद्यार्थियों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के विषय में जानकारी देना।
आज के आधुनिकतम युग में विद्यार्थियों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के विषय में जानकारी देना जरूरी है, जरूरी नहीं है, असंभव है या रूढ़िवादी है। आज के समय में एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नैतिकता है वो लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था लाइक वाला बटन दबा देना, लेकिन सुनने के बाद भी बहुत से लोगों ने नहीं दबाया। कोई बात, हमने कहा था शेयर वाला बटन दबा देना, नहीं दबाया। तो ये चीजें जो कि पैसे नहीं लगते उसको भी कुछ लोग नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते ये तो वो खुद जानते होंगे, बाकी आपकी मर्जी। बताइए क्या है। तो ये जरूरी है आज के समय में नैतिकता की बात करना, आध्यात्मिकता के विषय में जानकारी देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी कमी हो गई है कलयुग में, हम कह सकते हैं। भाषा का अध्ययन बताओ। ये भाषा का अध्ययन क्या है? भाषा का अध्ययन समस्त पाठचर्या का केवल, तो केवल शब्द लगा है यहाँ पर, क्या लगा है? केवल शब्द। तो ऐसे शब्द आपको क्या करना है? काट देना है। समस्त पाठचर्या में व्याप्त है, जटिल प्रक्रिया है, सरल और विशिष्ट प्रक्रिया है। तो भाषा का अध्ययन भैया समस्त पाठचर्या में व्याप्त है। बिल्कुल सही आंसर आपने चुना है जो कि बी है। तो जो भाषा का अध्ययन है समस्त पाठचर्या में व्याप्त है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, जो बच्चे देख नहीं सकते, क्या कह रहा है? दृष्टिहीन विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जाता है। जो बच्चा देख नहीं सकता उसको शिक्षण दिया जाता है। कैसे दिया जाता है बताओ? जो बच्चा देख नहीं सकता उस बच्चे को शिक्षण टीचर कैसे देता है? किस के माध्यम से? ब्रेल के माध्यम से, दृश्य सामग्री की। देखिए, जब देख नहीं सकता तो दृश्य सामग्री, संगीत के द्वारा या सामूहिक विधि द्वारा। तो भैया सिंपल सा ब्रेल लिपि के माध्यम से ही देगा। किसके माध्यम से देगा? ब्रेल लिपि के माध्यम से देगा। और इसकी खोज किसने की थी? तो इससे क्वेश्चन बनता है, तो लुईस ब्रेल ने की थी। और वो जो अंधे हुए थे उनकी उम्र कितनी थी? तो 3 वर्ष की आयु में लुईस ब्रेल जो थे वो अंधे हो गए थे एक दुर्घटना में। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? इसमें एक मोटा कागज होता है जिसमें 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। उन्हीं बिंदुओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल ए सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना। भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना क्या है? दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं या विपरीतार्थक संकल्पनाएं हैं? भाषा का भाग नहीं है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में अध्ययन करना, ये क्या है? दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं या फिर विपरीत अर्थ वाले संकल्पनाएं हैं। यह भाषा का भाग नहीं है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं, याद रखिएगा, जो कि दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं। बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा जो कि आप लोगों ने दिया। भाषा का अध्ययन करना और भाषा के विषय में अध्ययन करना, ये दोनों क्या है? अलग अलग संकल्पनाएं हैं, भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। अगला देखिएगा, उच्च स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु दूरदर्शन का प्रयोग करना एक शिक्षक की दृष्टि से उनके लिए। तो बताओ, टीचर जो है वो दूरदर्शन यानी टेलीविजन का प्रयोग कर रहा है बच्चों को सिखाने के लिए। किस लिए? उच्च प्राथमिक पर विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु दूरदर्शन का प्रयोग करना एक शिक्षक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं है? बताइए। पहला कह रहा है पठन क्रिया को मजबूत करने का साधन है। दूसरा कह रहा है पठन क्रिया को बाधित करेगा। भैया बाधित नहीं करेगा। बाधित करने की बात कहेंगे क्या? इस वक्त आप लोग टेलीविजन से ही तो देख रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल से देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दूरदर्शन ही समझिए इसको। तो ये बाधित करेगा? नहीं कर रहा। सुनने के कौशल पर प्रभाव पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो ये सारे जवाब गलत हैं। बल्कि क्या, ये पठन क्रिया को मजबूत करने का एक साधन है। सिंपल सा क्या है? पठन क्रिया को मजबूत करने का एक साधन है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। भाषा शिक्षण की कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते समय एक शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा शिक्षण की कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते समय एक शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातों पर? वाद विवाद का विषय विद्यार्थियों के अनुकूल हो, तो ये बात तो सही कह रहा है। जो वाद विवाद का विषय है वो विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए। फिर कह रहा है वाद विवाद से एक विद्यार्थी के द्वारा दूसरे विद्यार्थी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं पनपनी चाहिए, यानी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए बच्चों के अंदर। तो बिल्कुल सही कह रहा है। वाद विवाद के विषय की जानकारी बच्चों को पहले ही दे देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल दे देनी चाहिए, जिससे वो अच्छी तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल सारी बातें सही हैं इस प्रश्न की। तो हम क्या कहेंगे? ये सारे कथन सही हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा देखो का क्वेश्चन देखो पहले, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, हिंदी भाषा में अनुसंधान का वह क्षेत्र जहां पर, हिंदी भाषा में अनुसंधान का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर क्या होता है? ज्ञान को बाधित किया जाता है। तो ज्ञान को बाधित नहीं किया जाता, ज्ञान को परिवर्तनशील रूप दिया जाता है, ज्ञान को अव्यवस्थित कर दिया जाता है, या ज्ञान को श्रव्य दृश्य सामग्रियों पर आधारित कर दिया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो हिंदी भाषा में अनुसंधान का क्षेत्र है वो क्या करता है? ज्ञान को परिवर्तनशील रूप देने का काम करता है।
हमें ये नहीं कहना कि बाधित करेगा, ये तो गलत हो जाएगा, या उन पर अव्यवस्थित करने की बात कहना भी गलत हो जाएगा। ज्ञान को सुनने और देखने की सामग्रियों पर आधारित कहना भी गलत हो जाएगा, बल्कि ज्ञान को परिवर्तनशील करता है। कैसे? तो अनुसंधान का मतलब जैसे कि आपका बीज अनुसंधान केंद्र होता है, वहां पर कोई बीज लेकर जाओ आप गेहूं के, तो क्या होता है, आप गेहूं के बीज लेकर गए और गेहूं के बीज को क्या किया, अनुसंधान में रिसर्च के माध्यम से वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस बीज से एक नई बीज को तैयार किया, जिससे क्या होगा, पहले बीज की तुलना में अगली बीज में क्या होगा, फसल अच्छी तैयार होगी और ज्यादा तैयार होगी। तो क्या हुआ, बीज में परिवर्तन हुआ कि ना हुआ, वही तो यहाँ पर हो रहा है। तो ज्ञान में भी परिवर्तन होगा, वही तरीका समझो। अगला देखो, उच्च स्तरीय विद्यालय की विद्यार्थी रीमा, जो कि कक्षा में प्रखर बुद्धि की मानी जाती है, उसके द्वारा कक्षा में वर्तमान समय में अनुशासनहीनता का परिचय दिया जा रहा है। तथापि एक कक्षा अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, एक बच्ची है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या कर रही है, इस वक्त वो क्या कर रही है, कक्षा में अनुशासनहीनता का परिचय दे रही है, यानी अनुशासनहीनता कर रही है। तो टीचर क्या करेगा, उसकी समस्या का कारण जानकर उसे सुलझाने का प्रयास करेगा, या फिर उसे कक्षा से निकाल देगा। तो निकालना कभी भी टीचर को नहीं है बच्चे को कक्षा से। या उसके अभिभावक से मिलेंगे और शिकायत करेंगे, तो ये भी टीचर को नहीं करना, शिकायत नहीं करना, कक्षा से नहीं निकालना, ये सारी चीजें क्या है, गलत हैं। ये आज के समय में जरूरी नहीं रह गई हैं। पहले ये होता था, पहले की कक्षाओं में जब हम लोग पढ़ते थे तब ये सारी चीजें चलती थी। आज के समय में ये चीजें सब क्या है, वैध नहीं है बिल्कुल। या फिर कहना कि उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये भी नहीं कहेंगे हम, बल्कि हमें पता लगाना है कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, उसका कारण जानेंगे और उस कारण का निवारण करेगा टीचर। तो बिल्कुल ए आंसर होगा सिंपल सा इसका। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, बताओ, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है, विद्यार्थी का आंतरिक विकास करना, या विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, या विद्यार्थी को ज्ञान देना, या विद्यार्थी को रोजगार योग्य बनाना। तो जो शिक्षण होता है, क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे कि रोजगार देने के लिए शिक्षण कराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करने के लिए ऐसा कहेंगे हम। आंतरिक विकास करने की बात कहना या फिर सर्वांगीण विकास की बात करना, तो शिक्षा का जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है, मुख्य उद्देश्य, वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जो कि सिंपल सा बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अनुकरण व अध्यापन की गति निर्भर करती है किस बात पर, अनुकरण व अध्यापन की गति निर्भर करती है, बताइए, जिज्ञासा पर, या अनुकरण करने वाले की रुचि पर, या अनुकरण करने वाले की प्रेरणा पर, या फिर सभी जवाब सही हैं। तो अनुकरण व अध्यापन की गति किस बात पर निर्भर करती है, आपको बताना है, बताइएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा, अनुकरण व अध्यापन की गति किस पर निर्भर करती है। इसका आंसर करिए सभी लोग, बिल्कुल आसान सा है, आप लोग करिए इसका आंसर सब लोग। एक बार शेयर कर दो सभी लोग सेशन को, एक बार लाइक शेयर, सभी लोग जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं सभी साथी एक बार लाइक शेयर कर दें। और अभी तक 100 लाइक नहीं पहुंचे हैं तो इस वीडियो में, तो क्या 100 लाइक नहीं मिल सकते क्या हमें इस वीडियो में, तो एक बार 100 लाइक तो पहुंचा दो। देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं। 164 लोग हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैट करके आंसर करिए आकर, जितने लोग देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करके चैट बॉक्स पे आइए और अपने अपने जवाब दीजिए। बताइए इसका आंसर। तो इसका सिंपल सा सभी जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से अधिगम की विधि है, निम्नलिखित में से अधिगम की विधि है। तो अधिगम जो है वो प्रयोग करके सीखना, या अवलोकन विधि द्वारा, या अधिगम व सामूहिक विधि, या सभी विधियां अधिगम की हैं, आपको बताना है। तो प्रयोग करके सीखना या अधिगम की विधि के अंतर आता है, बिल्कुल आता है। बच्चा क्या होता है भाई, बच्चा का नन्हा वैज्ञानिक है, कौन कहता है, बताओ। तो प्रयोग करके सीखना, अवलोकन की विधि के द्वारा, अधिगम व सामूहिक विधियों के द्वारा। तो अधिगम जो है ये सारी विधियों से हो सकता है। तो बिल्कुल सभी जवाब हमें क्या कह रहा है, सारी बातें सही कह रहा है, सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। तो हमें सिंपल सा आंसर क्या करना है, उपरोक्त तो सभी डी आंसर मारना है। बहुत बढ़िया। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है, बताओ। एक प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थियों को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है। जो प्राथमिक स्तर है, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में, एक जो भाषा का शिक्षक है, विद्यार्थी जो है उसको कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होगी टीचर में, ये बताना है। तो टीचर की अभिव्यक्ति, या उसका व्यक्तित्व, या उसकी भाषा, या उसकी रुचि। तो देखिए, टीचर की रुचि से बच्चे का कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, नहीं, उसकी भाषा से भी ज्यादा मतलब नहीं होता, बल्कि पर्सनालिटी कैसी है टीचर की, इस बात पे बच्चा ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा प्रभावित होता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसके व्यक्तित्व को देखना है कि टीचर का व्यक्तित्व वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विकल्प है। बी ऑप्शन सभी ने किया है। बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता नाम की छात्र पुष्प को पुल्प कहती है, इसका संभावित कारण क्या होगा? देखिए, उच्च प्राथमिक की एक छात्र है कविता, वो पुष्प को पुल्प बोल रही है, क्या कर रही है? पुष्प को पुल्प कह रही है। इसका संभावित कारण आप बताइए। उसमें सुनने की शक्ति का अभाव है, उसका उचित वातावरण का उसे अभाव है, या उसकी मातृभाषा का ये प्रभाव है, या उसके बोलने में लापरवाही है? बताइएगा क्या होगा। तो देखिएगा, कविता पुष्प को अगर पुल्प बोल रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसके सुनने में अभाव है, सुन नहीं पाती तो पुल्प भी नहीं बोलती। उचित वातावरण का अभाव कहना ये भी नहीं हम कहेंगे, बल्कि सबसे जो अच्छा विकल्प हमें मिला वो उसकी मातृभाषा का प्रभाव होगा। क्या होगा? मातृभाषा का प्रभाव, बिल्कुल। आज की कक्षा में 200 लाइव पहुंचा दो, एक बार 200 पार कर दो सभी लोग मिलके। देखते हैं कितने लोग सहयोग करते हैं। सीटेट के एग्जाम देखते हैं आप लोगों का, अगर दिल से एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आज 200 लाइव पार करवा के दिखाओ, देखते हैं कितने लोग मदद करेंगे। 200 प्लस आज पहुंचा दो लाइव क्लास में। 200 तो पहुंचा ही सकते हो आप लोग। एक बार आप लोग भी मदद करो, एक बार शेयर करो सब लोग सेशन को पहले। और देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़ने में इधर उधर भटकते हुए कुछ लोग भटकते रहते हैं, भटकती आत्मा की तरीके, यहाँ देखेंगे वहां देखेंगे, ऐसे इससे थोड़ी सीटेट आप निकाल पाएंगे, फिर बाद में रिजल्ट में रोते रहते हैं। चीजों को समझिए, कुछ चीजों को कि पढ़िए तो 10-5 मिनट देखिए, चीजों को समझिए कि अच्छा क्वेश्चन बनता कैसे है। भगते हैं इधर उधर, इससे काम नहीं चलेगा। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है, कौन दे सकता है? परिवार में होने वाली परस्पर जो बातचीत होती है वो दे सकती है, या घर का जो कार्य में दिया जाने वाला समय खर्च करता है बच्चा वो दे सकता है, या विविध भाषा प्रयोग दे सकता है, या कुछ भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहेंगे तो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान कौन देगा, तो हम सबसे अच्छा विकल्प किसे चुनेंगे? यहाँ पर विविध भाषा प्रयोग नहीं चुनेंगे, हमें कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है। तो कौन दे सकता है भैया? परिवार में होने वाली जो परस्पर बातचीत है वो भी दे सकती है। हम ये नहीं कहेंगे क्या? क्यों नहीं देगी? क्या परिवार में जो परस्पर बातचीत होती है तो उससे भी तो बच्चा भाषा सीख ही तो रहा होता है। तो बिल्कुल आसान सा आंसर था ए, सी मारेगा कुछ लोग, हमें पता है सी करेंगे कुछ लोग। बहुत बढ़िया मनीषा। आपकी कक्षा में विद्यार्थी बड़ों का आदर नहीं करते, आप एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों में आदर की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आपकी कक्षा के विद्यार्थी बड़ों का आदर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ये बात बिल्कुल 100% सही है। आप एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों की आदर की भावना का विकास करने के लिए क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? आदर सम्मान के महत्व को बताना शुरू करेंगे? तो नहीं, हम ये नहीं करेंगे। विद्यालय में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए ताकि विद्यार्थी कुछ अनुकरण करे, तो हम ये भी नहीं कराएंगे। अध्यापक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसका आचरण को अपनाए, यही करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है। अभिभावक को पूर्ण जिम्मेदारी दे देना, हम ये भी नहीं कहेंगे, बल्कि टीचर को जैसा बच्चों से व्यवहार चाहिए वैसा व्यवहार टीचर को भी करना होगा, जो कि सबसे जरूरी है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा भाषा कक्षा में पाठ का अध्यापन करवाने का आशय क्या है? विद्यार्थियों द्वारा भाषा कक्षा में पाठ का अध्यापन करवाने का आशय क्या है? बताइएगा। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, या विद्यार्थियों की पाठ संबंधी पूर्ण जानकारी में नवीन जानकारी को जोड़ना, या विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में सहायता करना, या विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाना। क्या होगा सही आंसर? बताइएगा। तो देखिएगा, विद्यार्थियों द्वारा भाषा कक्षा में पाठ का अध्यापन करवाने का आशय ये होता है, क्यों पाठ पढ़वाया जाता है? टीचर बच्चों से क्यों पाठ पढ़वाता है? क्यों कहता है कि अच्छा खड़े हो जाओ और इस पाठ को पढ़ो? वो इसलिए पढ़वाता है कि बच्चों से, कि विद्यार्थी के पाठ संबंधी पूर्व जानकारी, पूर्ण नहीं है पूर्व होगा, पूर्व जानकारी में नवीन जानकारी बच्चा जोड़े, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। जो उसका पूर्व ज्ञान है उसमें नया ज्ञान जुड़े बच्चे के अंदर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बी ऑप्शन सभी ने चुना है, कुछ लोगों ने सी भी चुना होगा, जो कि गलत है। बी ऑप्शन होगा सिंपल सा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन व जांच में भेद निम्न है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन व जांच में भेद निम्न है। परीक्षा एकांकी होती है जबकि मूल्यांकन बहुमुखी होता है। परीक्षा का मूलाधार मापन है, मापन में मूल अंकों पर और मूल्यांकन में उपलब्धि के गुणों पर बल दिया जाता है। यह सारे जवाब सही होंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन व जांच में भेद निम्न है, यानी मूल्यांकन की भी बात कर रहा है और जो जांच है उनमें भेद पूछ रहा है, निम्न है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि परीक्षा एकांकी होती है, बिल्कुल एकांकी होती है, जबकि मूल्यांकन बहुमुखी होता है। तो यहाँ पे मूल्यांकन भी शामिल हो गया और जांच भी शामिल हो गई। दूसरा कह रहा है परीक्षा का मूलाधार मापन है, ये बात भी सही कह रहा है। मापन में मूल अंकों पर और मूल्यांकन में उपलब्धि के गुणों पर बल दिया जाता है। तो बिल्कुल मापन में बच्चा कितने अंक लाता है, अगर आप लोगों ने 90 अंक लाए तो सीटेट पास है, नहीं लाए तो फेल है। तो बिल्कुल इसी बात पे बल दिया जाता है। तो सारे स्टेटमेंट सही कह रहा है, तो डी इसका सिंपल सा आंसर
हो जाएगा। अगला देखिएगा, उच्च स्तर पर भाषा तक सबसे सरल रूप में अध्ययन की जा सकती है जब। उच्च स्तर पर भाषा तक सबसे सरल रूप में अध्ययन की जा सकती है जब। कब? भाषा का एक एक नियम स्मरण हो। देखिए कभी भी स्मरण की बात कहे आंसर गलत कर दीजिएगा, ठीक है। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य है, या केवल पद पाठों का अनुसरण हो। अरे भैया ऐसा थोड़ी ना कहेंगे केवल पद पाठों का अनुसरण हो, या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि इनमें से कोई जवाब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, भाषा प्रयोग। क्या दिखा आपको? भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, यानी उच्च स्तर पर भाषा तक सबसे सरल रूप में अध्ययन की जा सकती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख हो। तो उम्मीद है ये 60 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बताइए। 60 प्रश्नों में से कितने जवाब सही किए हैं। ये हम लोगों के 4 पेपर हम लोगों ने पेडागोजी के आज हल कर लिए, 4 क्वेश्चन पेपर हल कर लिए। एक में 15 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 4 पेपर हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिए हैं। और कितने आंसर किए हैं, अगर इसमें से आपने सही स्कोर किया है तो आप मानिएगा कि आप बेहतर स्कोर करके आएंगे। आप निश्चिंत होकर पेपर में जाइए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके जुड़ जाइएगा। अभी जो भी अपडेट होती है आपको मिल जाएगी वहां पर, चीजों को